Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan, and our today's topic is from your second unit, that's a kinematics and kinematics motion in one dimensional. हम सेकेंड यूनिट का आज सेकेंड चैप्टर दैट्स अबाउट द वेक्टर्स वो स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे. सो वी हैव गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेक्टर्स. डू यू नो व्हाट इज़ द वेक्टर? यस बच्चे, वेक्टर्स क्या होते हैं एंड वेक्टर्स की नीड क्यों हुई? एक्चुअल में बच्चे इससे पहले अपने 9th क्लास में भी किया था. स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़, एंड वहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज़ वो है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो है जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. सो आज हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इन वेक्टर्स बेसिकली हमें वेक्टर्स की नीड पड़ी बच्चे वन डायमेंशन में. मान लीजिए मैं टॉकिंग अबाउट द लेंथ, मैं लेंथ के बारे में बात कर रही हूँ. तो लेंथ आपको पता है दैट्स अ वन डायमेंशनल. भाई मान लो आपके पास ये पेन है, पेन गिवन है, आपसे इसकी लेंथ पूछी जाए, आप स्केल लोगे एंड स्केल से मेज़र किया, बता दिया. सो इन वन डायमेंशनल आप स्केलर क्वांटिटी से काम चला रहे थे. लेकिन जब आप 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, जैसे मैं फोर्स की बात करती हूँ, तो बच्चे फोर्स में ये तो बोल दिया कि आई एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बुक्स. मान लीजिए ये आपके पास बुक्स है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने फोर्स अप्लाई किया. लेकिन किस तरफ फोर्स अप्लाई किया, किस तरफ इसका वर्क डन हुआ, इन सब क्वेश्चंस का आंसर, या कह सकते हो कि वन डायमेंशनल में स्टडी करना, टू फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करना, दैट्स इजी विद द स्केलर क्वांटिटीज़. बट जब आप 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में आते हो तो एट दैट प्लेस स्केलर क्वांटिटी से काम नहीं चला, तो हमने नई टर्म ली अपनी वेक्टर्स. ठीक है. सो अगर मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को बाय कंपैरिजन आपको क्लियर करूं, दैट्स अ बेटर ऑप्शन. देयर आर द स्केलर क्वांटिटीज and that's the vector quantities. हमने 2 टर्म्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. ये बच्चे आपने 9th क्लास में भी किया था, अभी थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की बात करूं, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो. दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स आपको ये पता था इस पेन की लेंथ कितनी है. ठीक है, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी था, आपको उसकी लेंथ के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड का पता है. मान लो मैं अगर बात करती हूँ मास की, मान लो मैंने एक बाउल लिया, उसमें चीनी है, तो मैंने कहा कि चीनी 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो मुझे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताए, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज. सो दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है. वही वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो बच्चे ये हैव बोथ, दैट्स अ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. मान लीजिए मैं अगर फोर्स की बात करती हूँ, तो मैंने 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करी ऑन अ बॉक्स इन ईस्ट. मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है. इसका ना एक बहुत सिंपल सा कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट. यस, डिस्प्लेसमेंट. ये देखिए बच्चे, आप मैं स्केलर और वेक्टर में दोनों में आपको एक चीज़ बताती हूँ. मान लीजिए ये आपका घर था, ये आपके फ्रेंड का घर है और ये है आपका स्कूल.
ठीक है, आपने क्या किया, आप ए से चले, पहले गए फ्रेंड के घर एंड फिर आप पहुंच गए स्कूल। मान लो आपके फ्रेंड का घर आपसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे था और आपके फ्रेंड के घर से स्कूल 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो आपने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे, इसने मैग्नीट्यूड बताया कि मैंने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। एक है कि आपने क्या किया, ए से अपने घर से सीधे स्कूल चले गए, ये आपने डिस्प्लेसमेंट किया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, प्लस आपने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि आप एक छोटे रास्ते से विद इन अ टाइम एक स्ट्रेट पाथ से, मैंने एक डायरेक्शन हो गई कि आपको जाना तो स्कूल ही था ना, तो आपके पास डायरेक्शन क्या आ गई, स्कूल टू होम टू स्कूल, तो यहाँ पे इसने डायरेक्शन को फॉलो किया। सो दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी है कि इसने ए टू एस तक, मान लीजिए 3 मीटर का डिस्टेंस था, तो आपने इस डिस्टेंस को भी कवर किया, मैग्नीट्यूड भी है और आपके पास डायरेक्शन भी है। यहाँ पे तो ये था हाँ चलो दोस्त के घर पहुँच गए, दोस्त से फिर स्कूल पहुँच गए। यहाँ पे आपके पास एक आपका बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन थी कि आपको स्कूल जाना है और घर से स्कूल जाना है। क्लियर है? इसी का अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लो बच्चे आपने ये तो सोच लिया कि यू वांट टू स्कोर 90 मार्क्स इन योर फिजिक्स, या फिर कह सकते हो कि आपने ये तो सोच लिया कि मुझे आफ्टर 12th जो है मुझे आईआईटी या जेई मेंस इनको मेरे को क्लियर करना है। आपने वही बात, अपना मैग्नीट्यूड तो सेट कर लिया कि मुझे अपना बेसिकली इतना टाइम पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, लेकिन एक प्रॉपर वे में कि आपको फिज़िक्स का कितना पार्ट लेना है, मैथमेटिक्स का कितना लेना है, केमिस्ट्री का कितना लेना है, वो नहीं चूज़ किया आपने। सिर्फ ये है कि मुझे 11th-12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है। वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज़ वाला काम। क्या आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड तो देख लिया, आपको एम भी पता है, और मैग्नीट्यूड आपने ये देख लिया कि मुझे इन तीनों सब्जेक्ट को करना है, बट उन तीनों सब्जेक्ट्स में से कितना पोर्शन करना है, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, आपको फिजिक्स के 11th का कितने सिलेबस में से, और 11th के कौन से माइनर से टॉपिक है जो आपको आपके 12th में हेल्प करेंगे, फिर आपने जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो किस तरह से सोल्व करोगे, ये सब आप एक क्राइटेरिया सेट करके चलते हो, वो हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, आप मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द योर स्कूल। अगर स्कूल में कोई टाइम टेबल ना हो, आपका ये तो फिक्स है कि आपका स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक लगेगा, एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन भाई उस टाइम पीरियड में आपने कौन सा फिजिक्स का कितने बजे से कितने बजे फिजिक्स का लेक्चर रखा, कितने बजे से कितने मैथमेटिक्स का रखा, कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। सो स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी भी आप 8 से 2 ही स्कूल पे हो, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप अपने जो आपका एम है उसके बिहाफ पे काम कर रहे हो। आपने मॉर्निंग में फिजिक्स का लेक्चर लगाया, फिर आपने केमिस्ट्री का लेक्चर लगाया, फिर आपका मैथमेटिक्स का हुआ, फिर आपका रिवीजन क्लासेस हुआ, तो इस तरह से आप एक प्रॉपर वे में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी डायरेक्शन की बात आ जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके वो क्वांटिटीज़ है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। एंड स्केलर क्वांटिटीज़ वो होंगी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपके स्केलर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल लूँ, दैट्स अ मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। अब ये देखिए बच्चे, टेम्परेचर आप बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर बता सकते हो कि दैट्स 30 डिग्री सेल्सियस, 40 या 50, 80 डिग्री सेल्सियस, बट वो किस डायरेक्शन में है उसका कुछ आइडिया नहीं होता हमें। आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वर्क हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे आपके आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और भी बहुत से, ठीक है। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करूं तो अभी हमने एग्जांपल लिया, सबसे पहले एग्जांपल है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी, एंड फोर्स। यस बच्चे, मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि इस ब्लॉक पे फोर्स लगाइए, अब फोर्स किस डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे
और उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जो मतलब किस डायरेक्शन में आपने फोर्स एग्जर्ट करी है वो उसके रिजल्ट उसी के ऊपर आपका रिजल्ट जो है फोर्स के लगाने से जो चेंजेस होने हैं, जो रिजल्ट आना है वो उसी पर डिपेंड करेगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, वेलोसिटी, सो ये हो गए आपके कुछ वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के एग्जांपल, एंड दैट मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हो गए। अगर मान लीजिए बच्चे स्केलर क्वांटिटी चेंज होती है, एक पर्सन में मान लेती हूँ कि ये जो डिस्टेंस आपने 4 मीटर चेंज किया था, ये अगर चेंज होता है, ये 3 मीटर हो जाता है, तो बच्चे वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने पे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही तो चेंज हुआ, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ में अगर चेंजेस होंगे तो वो डिपेंड करेंगे सिर्फ किस पे, मैग्नीट्यूड पे। दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड इज चेंज, अगर उनका मैग्नीट्यूड जो है वो अगर चेंज होता है तो स्केलर क्वांटिटीज़ भी चेंज होंगी, ठीक है। और वही मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करती हूँ, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में बच्चे या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्ट, क्योंकि इसके जो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज दे हैव द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर बोथ, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज होंगे। अगर ऐसा होता है तो वेक्टर क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ को आप जैसे हम ऑर्डिनरी अपना मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एल्जेब्रा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए बच्चे A to B and B to S तक गया था, तो मैंने 2 मीटर को डायरेक्ट हम नॉर्मली जो एडिशन लॉ लगाते हैं 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 4 मीटर कर दिया था। तो आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज़ है दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा, they can be added according to ordinary law of algebra। बट वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है बच्चे, इनको आप बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एल्जेब्रा, उनके ऑर्डिनरी जो लॉ ऑफ एल्जेब्रा उनको लेके आप एडअप नहीं करते। इनके लिए स्पेशल लॉज आएंगे आपके, जो आपके वेक्टर एडिशन के लिए, जिसमें आपका हेड टू टेल या टेल टू हेड होता है, आई थिंक, हाँ टेल टू हेड होता है बच्चे, टेल टू हेड, जो आपने 9th क्लास में किया होगा। ट्रायंगल लॉ होता है इसका, एंड पैरेललोग्राम लॉ, ये आप फर्दर अभी पढ़ोगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें नए लॉज की जरूरत पड़ेगी, दैट्स अ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ये आपके नॉर्मल एडिशन की तरह एडअप नहीं होंगे। So that's all about the you know about the scalar quantities and vector quantities। तो मैं बात करूँ तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हो तो स्केलर क्वांटिटीज वो होंगी, जैसे एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। And second, they change if their magnitude is changed, बिल्कुल, and they can be added according to the ordinary law of algebra। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम इसके एग्जाम्पल है, और भी है। एंड अगर वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होती है तो उसका चेंज होने का रीज़न या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या फिर डायरेक्शन में होगा या फिर इन दोनों में चेंज हो जाए, ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एल्जेब्रा जो थे, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा, उनके अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते हो। इनके लिए आप फर्दर ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, इन दोनों को पढ़ोगे। टेल टू हेड वाला
आप आई थिंक कर चुके होंगे 9th क्लास में, और नहीं भी किया तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये बेसिक है। मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक टर्म हुई फॉर द वेक्टर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे कुछ नहीं करना होता, एक स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, ये होता है हमारा, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, जिसमें आपका ये लास्ट जो है ये इसकी पूंछ है, यानी कि इसकी टेल है, ये एरो हेड जहाँ बना हुआ है ये इसका सर हो गया, ठीक है। मान लो ये O एंड A है, तो यहाँ पे OA जो है वो क्या है, लेंथ, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की। और जो ये एरो हेड अपने बनाया हुआ ना एरो, ये बताएगा डायरेक्शन। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैं फोर्स है, फोर्स को मेरे को F, अब आप फोर्स को ऐसे F नहीं, फोर्स के ऊपर ये एरो हेड बनाओगे। वेलोसिटी है, मैंने लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। फोर्स थी 100 न्यूटन लगी, ठीक है। तो आप बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये एरो हेड यूज़ करोगे, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, दैट्स अ जो ये एरो हेड बना हुआ है ये आपको हेड बताता है, और ये टेल है, ये OA जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और ये एरो जो बना हुआ है ये जो आपका इस तरह से बना हुआ है ये आपको डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। दैट्स द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बच्चे मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करती हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला वेक्टर अगर मैं बात करूं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों को आप इक्वल तब बोल सकते हो। देखिए बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या क्या था, एक थी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो आप किन्हीं दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर तब बोल सकते हो जब उनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, विच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो वो वेक्टर्स कौन से होंगे, हमारे इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स को, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोल सकते हो इफ बोथ हैव, मान लीजिए मैं ए वेक्टर है वो है 4 मीटर इन ईस्ट, ठीक है, एंड बी वेक्टर भी अगर 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन ही है, तो यू कैन से दैट ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। क्लियर है। इसी तरह से वी हैव टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए वेलोसिटी v1 है जो आप 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मान लो ये वेलोसिटी मेरी थी और मेरे फ्रेंड है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ये देखिए बच्चे मैग्नीट्यूड भी सेम है, यू हैव सीन देयर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो फॉर सच वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, उन दो वेक्टर्स को आप क्या कहोगे, इक्वल वेक्टर। क्लियर है। तो ये हेयर यू कैन से दैट v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर। क्लियर है। फिर बात करते हैं हम, सेकेंड वन इज पैरेलल वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप पैरेलल वेक्टर्स
कब कहोगे उनकी डायरेक्शन सेम हो? क्या चीज हो? विच हैव सेम डायरेक्शन। जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी। क्लियर है? पैरेलल वेक्टर्स आपके वो वेक्टर्स होंगे, मैं किन्हीं भी दो वेक्टर, मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो उन वेक्टर्स को आप क्या कहोगे? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है? बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर्स या थ्री पैरेलल वेक्टर्स जो भी होंगे, उनके बीच में जो थीटा है, एंगल जो है वो 0 डिग्री मिलेगा। मान लो ये है ए वेक्टर, ये मैंने बी वेक्टर ड्रॉ किया, ये आपका सी वेक्टर हो गया। हेयर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीनों की डायरेक्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे। मान लो O to P, ए की वेक्टर की डायरेक्शन भी O to P है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी O to P है एंड सी वेक्टर की डायरेक्शन भी O to P है। तीनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर का और सी वेक्टर का सेम है, बट बी वेक्टर का सेम नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीनों के तीनों पैरेलल वेक्टर्स है। एंड बच्चे आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो, इनके बीच में जो थीटा है, एंगल जो है वो 0 डिग्री है। सो पैरेलल वेक्टर में वो वेक्टर्स हमारे, या यू कैन से दैट दोज टू वेक्टर्स को यू कैन से दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स if they have the same direction and magnitude may or may not be same, and the angle between the two parallel vectors always equals to 0 degree। clear है? चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, इसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज द एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, मान लीजिए भाई देखो पूरे जब इसमें लेक्चर में आप ए और बी वेक्टर्स को तो यूँ मान लो यही सगे हैं। ठीक है? सो हम अगर मैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन करूं तो मान लो आपके पास ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है? मैं इन दोनों वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कह सकती हूँ अगर क्या हो, इनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड दोनों के पास सेम मिलेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है? मान लो ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो बी वेक्टर आपका इस तरफ भाग रहा है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ए इधर जा रहा है तो बी इस तरफ जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो आपका ए वेक्टर है वो क्या है? इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है? ये समझ में आया कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। आपका यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यार बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख लीजिए। ठीक है? एंटी पैरेलल के बीच में मान लो बच्चे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ये देखिए बच्चे, मैं 1% के लिए ये ए वेक्टर इधर गया और ये बी वेक्टर इधर आया, ये ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो ये देखिए बच्चे थीटा कितना बना? 180 डिग्री। तो आप बी इन माइंड कि आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है दैट्स द 180 डिग्री। ठीक है?
तो एंटी पैरेलल क्लियर हुआ कि आपके टू वेक्टर्स को आप एंटी पैरेलल कह सकते हो अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो. You can say that the negative of a vector here, the A vector is the negative of a B vector and the angle between the anti-parallel vectors is 180 degree. Clear? Move on. Next one is the collinear vector. I think that's a 1 2 3. ये थर्ड था आपका. अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप पे. collinear vectors. कोलिनियर लीनियर यानी कि लाइन पे, को मतलब सेम, जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करे. कोलिनियर वेक्टर्स. द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर लाइंस. जो सेम लाइन पे हो उन वेक्टर्स को आप क्या कहोगे? कोलिनियर वेक्टर्स. क्या? which either acts along the same line or along the parallel lines. उन्हें आप क्या कहोगे? कोलिनियर वेक्टर्स. जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है एंड ये डी वेक्टर है. तो ये देखिए बच्चे, तीनों एक ही लाइन पे, आप मान लीजिए ये एक लाइन थी, तीनों के तीनों उसी लाइन पे एक्ट कर रहे हैं. तो विद विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पे जा रहे हैं अलोंग द पैरेलल लाइंस, तो वो आपके वेक्टर्स कौन से होंगे? हमारे कोलिनियर वेक्टर. को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन पे, सेम लाइन पे जो आपके एक्ट करे उन वेक्टर्स को आप क्या कहोगे? कोलिनियर वेक्टर्स. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर. कोप्लेनर. अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की. देखिए बच्चे, को मतलब सेम, प्लेनर यानी कि प्लेन, यानी कि जो वेक्टर्स आपके सेम प्लेन में एग्जिस्ट करे उन वेक्टर्स को आप क्या कह सकते हो? कोप्लेनर वेक्टर्स. द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन. वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन are called coplanar. ठीक है, मान लो बच्चे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. अब मैं आपके ये मान लीजिए इस तरफ आपकी ये एक्स एक्सिस है और ये इस तरफ वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन बन जाता है. तो ये दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स. ये देखिए बच्चे, मान लो ये आपका ए वेक्टर्स है, ये आपका बी वेक्टर है. एक सेकंड के लिए आप इस पूरे पेज को एक प्लेन मान लीजिए, दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. ये मैंने थर्ड वेक्टर रख दिया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया. तीनों किस में आ गए? एक ही प्लेन में आ गए. अब इसी जो आपका थर्ड वेक्टर था, अगर ये आपका इस तरह चला जाता है तो हेयर ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो दोनों तो सेम प्लेन में है, लेकिन ये सेम प्लेन में नहीं है, ये अलग प्लेन में चला गया. भाई हमने ये देखिए बच्चे, मैं मान लीजिए इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेती हूँ. ये मान लेते हैं ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है. ये दोनों के दोनों, अगर ये आपका पूरा एक प्लेन है तो ये ए आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर हो जाता है बी. ठीक है, ये दोनों एक ही प्लेन में आ गए. मैंने थर्ड वेक्टर लिया, थर्ड वेक्टर को मैंने यहाँ रख दिया, ये भी एक ही प्लेन में आ गया, ए बी और सी वेक्टर्स आ गया. अगर यही वेक्टर सी वेक्टर कुछ इस तरह से रखा होता,
तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये कोप्लेनर नहीं है, अगर ये दोनों है तो कोप्लेनर है, ये थर्ड वन भी रखा जाए सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कोप्लेनर है। और जैसे ही ये इस तरह से आए तो अब ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, आप इन दोनों वेक्टर्स को कोप्लेनर कह सकते हो। सो कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें। और बच्चे ये अपने माइंड में सेट कर लो, दो वेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा ऑलवेज लाइन है कोप्लेनर, मतलब ऑलवेज लाइन है सेम प्लेन। दो वेक्टर्स जो है वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आप चाहे इन्हें ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे भी रखोगे तो ये एक ही प्लेन में आपके लाई करेंगे। तो कोप्लेन जो दो वेक्टर्स होते हैं, एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेन्स में रहेंगे। एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनस। एनी टू वेक्टर्स, मैं बात करूं बच्चे दो वेक्टर्स की, वही आप ले लीजिए अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन जो थ्री वेक्टर्स है बच्चे वो कोप्लेनर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। उसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया। ये देखिए तीन वेक्टर्स थे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है तो अभी ये कोप्लेनर है। जैसे थर्ड वेक्टर ने उस प्लेन को छोड़ दिया, अब ये कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम को इनिशियल वेक्टर्स पे। दैट्स द, ये है हमारा 6th वन, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स या फिर कॉन्करेंट वेक्टर्स भी कह सकते हो। को इनिशियल, को मतलब सेम, इनिशियल यानी कि उनका इनिशियल पॉइंट। जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो उन वेक्टर्स को आप क्या कहोगे? को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो आपका दोज वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उन वेक्टर्स को आप क्या कहोगे? को इनिशियल वेक्टर। मान लीजिए ये एक ओ पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, ये आपका हो जाता है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। ए बी सी डी चारों के चारों वेक्टर्स जो है वो को इनिशियल है, क्योंकि इन चारों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका ओ है, इनिशियल पॉइंट ओ है। तो वी हैव द सेम विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। इनको कॉन्करेंट वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेयर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स आर को इनिशियल, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर या इसको आप बोल सकते हो नल वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो बट डायरेक्शन रखता हो। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड जीरो होगी तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है ना, मैग्नीट्यूड उसका जीरो हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन फिर भी होगी, वो डायरेक्शन आर्बिट्री होगी, ठीक है। उस वेक्टर को आप कहोगे जीरो वेक्टर। सो ए वेक्टर that have zero magnitude and an arbitrary डायरेक्शन, उसकी अकॉर्डिंग टू जैसा हमें लगेगा उस तरह से ले लेंगे।
सो जीरो वेक्टर उसके पास क्या नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है जीरो। ठीक है, जीरो नंबर पे एरो हेड को आपने यूज किया। अब बात आती है कि नीड क्या पड़ गई भाई जीरो वेक्टर की, नीड ऑफ अ, भाई नीड होगी तभी बेचारे का इन्वेंशन हुआ है ना, तो किसका दिमाग खराब हो रहा था कि एक और वेक्टर की टाइप को और बना लिया जाए। मान लीजिए बच्चे इसकी नीड पड़ी, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक है बी वेक्टर, और दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, और आपसे पूछा जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो सीधी सी बात, आप अगर मैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो दोनों सेम है तो जीरो आएगा, बट यहाँ पे तो डायरेक्शन की भी बात हो रही थी। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आपको दो इक्वल वेक्टर्स गिवन है, उनका अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, पहला क्वेश्चन तो यही अराइज हो गया भाई इसका आंसर कैसे दिया जाए। अगर सेकंड में अगर बात करती हूँ, मान लो आपके पास क्या है, इफ म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है, और आपसे पूछा जाए लैम्डा प्लस म्यू विद ए वेक्टर, ये क्या होगा। यहाँ पे जो ये म्यू और लैम्डा स्केलर क्वांटिटीज है, मान लो ये आपको गिवन था, मैं मान लेती हूँ जो म्यू की वैल्यू 2 है, और ये जो लैम्डा है म्यू इज इक्वल टू 2 है, तो लैम्डा माइनस ऑफ 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू में ए वेक्टर करती हूँ तो ये 0 इंटू में ए वेक्टर आ जाता है, तो भैया अभी 0 को डिफाइन तो करना पड़ेगा। सो फॉर अ सच रिजल्टेंट, जो मुझे रिजल्ट मिले हैं, जो ये वेनिशिंग वेक्टर्स मिले थे, वो जो कि ना तो स्केलर, क्योंकि वो डायरेक्शन तो अभी भी रख रहे हैं, सो फॉर अ सच situations we need for introducing the concept of a zero vector, तो यहाँ आके हमें पड़ी जीरो वेक्टर की ज़रूरत। सो आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू कि जीरो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट डायरेक्शन होती है एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्री। ठीक है, जीरो वेक्टर कैन टेक एनी डायरेक्शन, जो आपका जीरो वेक्टर है can take any direction. एग्जाम्पल की बात करूं तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल लेइंग एट द ओरिजिन इज ए जीरो वेक्टर। यहां बैठा हुआ है, पोजिशन वेक्टर है, ओरिजिन पे है, तो जीरो वेक्टर ही तो हुआ। वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन भाई वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर इसी चेंज को मैंने कांस्टेंट कर देती हूँ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो मतलब आप कह सकते हो वही अगर कांस्टेंट टर्म में आ जाए तो वेलोसिटी वेक्टर जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। अभी पढ़ा जीरो वेक्टर, अब पढ़ो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स की बात करूं तो यूनिट वेक्टर वो क्वांटिटी होती है या वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है, 1 होता है, एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। असल में बच्चे यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1, और यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए, ये मोड ऑफ टर्म भी बताई जाएगी, टेंशन ना लो, फिर के साथ मजे लो, टेंशन ना लो। सो यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ ए यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में उसको ड्रॉन किया गया, मैग्नीट्यूड जो है उसका 1 होगा, और ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन।
यहाँ पे बच्चे टर्म यूज हुआ मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात करूं, इट मीन्स द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात करते हैं बच्चे, दैट्स द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स की बात करूं तो ये आपको सिर्फ क्या बताएगा, या तो लेंथ या आप कह सकते हो उसका मैग्नीट्यूड। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्या चीज़ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड। ये बच्चे में अभी तो फर्दर करोगे, जैसे मान लो आपको कोई ए वेक्टर है, ये है आपका एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन, ये आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। मॉडुलस ऑफ ए निकालते हैं तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 दैट्स √13। ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की नॉलेज देगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ ए। इसी तरह से मान लीजिए आपको गिवन है कोई भी एक ए वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। i j k जो है बच्चे ये आपका XYZ डायरेक्शन में, तो आपका ए वेक्टर जो मॉडुलस ऑफ ए जो है यू हैव -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 √14। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो होता है बच्चे वो सिर्फ लेंथ या मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताएगा, और ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसमें ये आपका हर जगह पे न्यूमेरिकल सेक्शन हुआ या फिर अभी आगे आप जाके चाहे आप वेक्टर्स के लॉ पढ़ोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रायंगल लॉ, वहाँ पे आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं हम पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। यहाँ तक टाइप्स खत्म होगी भाई हमारी, यूँ तो बहुत और भी तुम चाहे कितने भी बनाए जो। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, देखो भाई यहीं से समझो पैरेलल शिफ्ट यानी कि किसी वेक्टर को आप पैरेलल, उसी के बिल्कुल पैरेलल आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, वो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये इसकी ओ पी पोजीशन। मैं यहाँ से इसको, इस ए वेक्टर को, ये मान लीजिए ये आपका क्यू एस पोजीशन है, आप इस वेक्टर को एज इट इज़ यहाँ उठा के ले आइए, हो जाएगा बिल्कुल इसके पैरेलल ही तो है। अभी भी मैग्नीट्यूड अभी भी दोनों का वही सेम है, डायरेक्शन ना तो आपका डायरेक्शन चेंज होना है ना मैग्नीट्यूड चेंज होना है, सिर्फ मैंने यहाँ से पैरेलल बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ से शिफ्ट किया। ये देखिए बच्चे ये इस तरह से था, ये था आपका ए वेक्टर, ये यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पोजीशन से इसको बिल्कुल इसके पैरेलल जो है यूँ ला के यहाँ रख दिया, क्या फ़र्क पड़ना है। ये पहले यहाँ पे था, मैंने इसको ला के यहाँ रख दिया, बिल्कुल उसके पैरेलल। आप उसको ले आइए, ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होना है ना उसके डायरेक्शन में चेंज होना है, तो आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, उससे उसके मैग्नीट्यूड पे या डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। मान लो ये आपका है बी वेक्टर, मुझे पैरेलल शिफ्ट करना है, कर लीजिए, ये यहाँ से आप यहाँ पे लेके चले गए, बिल्कुल उसके पैरेलल लेके ले जाके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना डायरेक्शन में कोई इफेक्ट होगा ना मैग्नीट्यूड में। तो ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये आपको अभी एक दो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसका असल में यूज़ क्या है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स,
भाई इस चीज़ के लिए ना ये अपने साइड में एक शॉर्ट नोट लिख लो, टेल से टेल या फिर हेड टू हेड। बता रही हूं इसका मतलब क्या है, टेल से टेल या हेड से हेड ही कनेक्ट होने चाहिए, तभी आप एंगल फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लो ये आपको एक ए वेक्टर ये गिवन था, ये आपका ए वेक्टर है, तो आपने बी वेक्टर को क्या किया ये, और आप एंगल ढूंढ रहे हो, नहीं हो पाएगा। कंडीशन क्या है बच्चे, ए ये आपका बी वेक्टर है, तो मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड होनी चाहिए, या ए वेक्टर का हेड जो है वो बी वेक्टर के हेड से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर सकते हो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, हेड टू टेल या टेल टू हेड नॉट पॉसिबल, या तो टेल से टेल होगा या हेड टू हेड होगा। ठीक है, या तो टीटी रहेगा या फिर एच ही रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट आपको फिगर गिवन है, ये तो सिंपल सा, ये तो सीधा ही पता चल रहा है, ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये देखिए बच्चे, ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है, तो हो गया भाई ये तो थीटा कितना हो गया इसमें 90 डिग्री। अब मैं सेकंड लेती हूँ एग्जांपल, दैट्स ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, एंड ये आपको बी वेक्टर गिवन है, ये आपको ए वेक्टर गिवन है और ये बी वेक्टर गिवन है, और ये एंगल जो है वो 120 डिग्री का गिवन है। तो बच्चे अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप जैसे समझदार क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 120। ना भाई गलत है, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बच्चे, ए वेक्टर की तो टेल है और बी वेक्टर का हेड है, हमने तो कहा कि या तो टेल से टेल होना चाहिए या हेड टू हेड होना चाहिए, और ये तो उल्टा हो रहा है। सो अब ऐसा भी नहीं कि इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा, बन सकता है। सो टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आई कैन डू, या तो मैं ए वेक्टर को शिफ्ट कर लूँ उसके पैरेलल, या फिर मैं बी वेक्टर को शिफ्ट कर लूँ। ठीक है, लो भी कर लेते हैं, ये कर दिया मैंने, ए वेक्टर को सॉरी बी वेक्टर को शिफ्ट, और ये एंगल हो गया x। अब ये देखिए, ये पूरा कितना है 180 का, सो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल सॉरी वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का। अब यहाँ पे a को भी शिफ्ट कर सकते हो, a को शिफ्ट करोगे तो क्या होएगा, ये देखिए बच्चे, ये आपका ये आपका बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, आ जाएगा क्योंकि यहीं पे आपका ये इतना जो था, ये देखिए बच्चे, ये 120 था, तो अभी भी तो यही बना 180 में से 120 माइनस करोगे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज अ गिवन, ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये एंगल 60 डिग्री का गिवन है। वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या होगा सोचो। हाँ भाई बिल्कुल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। कैसे, अरे भाई ये हेड टू हेड ही तो कनेक्टेड है, तो सही तो है, फिगर में हमारा कोई झोल ही नहीं है, हेड टू हेड है, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको फोर्थ वन गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है एंड दैट्स ये आपके पास ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में 150 डिग्री का एंगल गिवन है। अब यहाँ देखिए बच्चे, ए वेक्टर का हेड जो है वो बी वेक्टर की टेल से मिल रहा है,
तो ये तो गलत काम हो गया, नहीं कर सकते। सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया मैंने, ए को पैरेलल शिफ्ट कर लिया, ए को पैरेलल शिफ्ट किया, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब समझ आ रहा है पैरेलल शिफ्टिंग हमें कहाँ चाहिए, आपको बहुत सी जगह पे पैरेलल शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लास्ट वन, ये आपको कुछ इस तरह से, ये आपको बी वेक्टर गिवन है। एक मिनट में इसको बिल्कुल सेपरेटली बनाती हूँ वहाँ से, क्योंकि इसमें आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह से है, ये बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और ये है डी वेक्टर, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड दैट्स द डी वेक्टर। और एक लाइन ये आपकी ड्रॉ की हुई है, एंड दैट्स द 60 डिग्री एंगल गिवन है, और ये आपका 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल थोड़ा बड़ा बना के वहाँ पे करते हैं। सो बच्चे ये देखिए, कुछ इस तरह से फिगर किया मैंने आपको, ए वेक्टर है, ये आपका है बी वेक्टर, एंड दैट्स द सी वेक्टर, एंड दैट्स द डी वेक्टर। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री गिवन है, और ये आपका ए वेक्टर यहाँ कहीं है। ठीक है, सॉरी बच्चे मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, गलत किया। जो आपका ए वेक्टर है वो यहाँ कहीं है आपका। क्लियर भाई? ठीक है, और अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन, एंगल्स फाइंड आउट करने बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में आपके पास फर्स्ट पार्ट यह आ जाता है, सेकंड पार्ट इज बी एंड सी के बीच में, एंड थर्ड पार्ट वन इज ए एंड सी के बीच में, एंड लास्ट वन इज ए एंड टी के बीच में। ठीक है, सबसे पहले तो ए वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग कराते हैं, ले आते हैं हम ए वेक्टर को उठा के यहाँ, ये आ गया आपका ए वेक्टर। ठीक है, आपका ए वेक्टर यहाँ आ जाता है बच्चे, ये देखिए बच्चे बना रहे हैं 90 डिग्री, ये 90, सो ये देखिए बच्चे ये पूरा का पूरा 180 बनेगा, तो ये कितना आ गया आपका 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने अल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ से निकल आए एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 90 डिग्री का। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ए की पैरेलल शिफ्टिंग कराई है, बी एंड सी, बी एंड सी, ये देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, बी एंड सी के बीच में अगर करते हो बच्चे, दैट्स अ 90 + 30, 120 डिग्री आ गया, बन गया। देन ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी, ये आपका ए है और ये सी है, 30 डिग्री है। फिर है बिटवीन ए एंड डी, ए का डी के साथ, ये आ जाता है आपका 30 डिग्री + 90 डिग्री, दैट्स अ 120 डिग्री। क्लियर है? करना क्या था, सिर्फ मैंने ए को शिफ्ट कराया, आप सारे के सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? सो आई थिंक आपको ये आपका जो बेसिक पार्ट था, दैट्स वेक्टर्स एंड इट्स टाइप, दैट्स ऑल क्लियर टू यू। सो थैंक यू बच्चे, you have to watch that video and try to understand the basic part of your vectors. Thank you.